हेलो एवरीवन। कल हमने देखा कि किस तरह से हम टॉप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से बॉटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि डाउनवर्ड मूवमेंट या अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है। जब स्टॉक के प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं, जब स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उसे अपवर्ड मूवमेंट या बुल रन कहते हैं। लेकिन जब स्टॉक के प्राइसेस नीचे गिरते हैं, तो उसे डाउनवर्ड मूवमेंट या बेयर मार्केट कहते हैं। जैसे जैसे स्टॉक के प्राइसेस डाउनवर्ड मूवमेंट से नीचे गिरते जाते हैं और वो एक पार्टिकुलर टाइम पे जा करके रुक जाते हैं, जहां से अब इन्वेस्टर को लगता है कि ये स्टॉक के प्राइस इससे ज्यादा नहीं गिरेंगे, अब ये ऊपर जाएंगे। उस टाइम को कहते हैं बॉटम, यानी उस वो टाइम होता है बॉटम का। यानी जो स्टॉक के प्राइस है वो अपने बॉटम पे पहुंच चुका है, अब वो उससे नीचे नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो ऊपर जाएगा, यानी कि उसमें एक ग्रोथ शो होगा, तो वो उसे कहते हैं बॉटम। अब क्या होता है कि अगर हम देखें, जब टॉप की बात करते हैं तो टॉप में क्या होता है, जब स्टॉक के प्राइसेस पीक पे पहुंचते हैं तो वहां से वो बहुत तेजी से शार्पली गिरते हैं, तो उसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उस समय पे अगर देखा जाए तो बायर भी बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। तो उस समय पे स्टॉक को सेल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी टाइम टाइम लग जाता है हमें उस पीक को या फिर टॉप को पकड़ने में। लेकिन अगर बात करें बॉटम को पकड़ने की, तो एज़ कंपेयर टू टॉप इसे पकड़ना थोड़ा आसान होता है। क्योंकि जब ये बॉटम पे पहुँचता है तो इसे काफ़ी टाइम लगता है एक ग्रोथ लेने में। ये काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करते रहता है। यानी उस पार्टिकुलर जगह पे कई महीनों तक, कई हफ्तों तक वो वहीं पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करके वहीं पे रहता है। यानी काफ़ी टाइम लेता है कंसोलिडेशन पीरियड में, काफ़ी टाइम तक वो वहाँ पे फ्लक्चुएट करते रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं करता है। तो उस टाइम टाइम पे बहुत अच्छा वक़्त होता है कि हम उस कंपनी के बारे में अच्छे से एनालाइज़ करें, उसके फंडामेंटल्स को समझें, उसके पोटेंशियल ग्रोथ को समझें, उसके ट्रेंड को समझें और पूरा चीज़ अच्छे से समझने के बाद उसमें इन्वेस्ट करें, जिससे लॉन्ग टर्म में हम अच्छा ग्रोथ कर सकें अपने पोर्टफोलियो में। जब मार्केट डाउनवर्ड में होता है, यानी जब बॉटम पे होता है, तो उस समय पे चाहे पीई की बात करें, डिविडेंड यील्ड की बात करें या फिर पोटेंशियल ग्रोथ की बात करें, हर चीज़ ये शो करता है कि ये जो स्टॉक है अभी अंडर वैल्यूड है। यानी ये स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। लेकिन अगर बात करें उस समय के फ़ियर की, तो उस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़ियर भी होता है, बहुत ज़्यादा डर भी होता है। बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ होती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे नेगेटिव या बैड न्यूज़ेज़ चल रहे होते हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है। तो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि वो पहले से ही जिस तरह से मार्केट गिरा हुआ आता है, उसे देख कर के डरा होता है। तो इस समय पे बसंत महेश्वरी जी कहते हैं कि थोड़ा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए, जब कंपनी एक रिकवरी शो करती है, जब कंपनी रिकवर करना शुरू करती है, तब हमें स्टॉक को खरीदना चाहिए और उससे पहले हमें उस स्टॉक को, उस कंपनी को बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली एनालाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे पास अच्छा वक़्त होता है। हम कंपनी को अच्छे से एनालाइज़ कर सकते हैं, उसकी अर्निंग पोटेंशियल्स को, उसके किस तरह के ट्रेंड रहेंगे आगे। ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे बसंत महेश्वरी जी ये भी बताते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब स्टॉक के प्राइसेस बॉटम पे हो, तभी हम मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर उस स्टॉक को खरीदें। अगर हम अगर उस स्टॉक के प्राइस 20% या 50% रिकवर भी कर चुके हैं, यानी उसका जो बॉटम पे प्राइस था उससे अगर वो 20% या 50% ज़्यादा प्राइस भी बढ़ चुका है, उस समय पे भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तब भी हम एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न बना सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। यानी वो टाइम बहुत ही सही होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उस समय पे कहीं न कहीं मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है वो ठीक हो चुका होता है। मार्केट अब तैयार होता है इन्वेस्टमेंट के लिए और एक पॉजिटिव साइन दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए शुरुआत में हमारे पास अच्छा वक़्त होता है, हमें अच्छे से रिसर्च करना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए और एक रिकवरी शो होने पे ही मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक चीज़ और बसंत महेश्वरी जी कहते हैं कि सबसे अच्छा होता है कि हम ये समझें कि जो भी स्टॉक रिकवर कर रहा है वो ट्रेंड में है या फिर बाउंस कर रहा है। ट्रेंड और बाउंस से क्या मतलब होता है?
बाउंस जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो रिकवर करता है, लेकिन वो फिर से उसमें गिरने के चांसेस स्टॉक के बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर बात करें ट्रेंड की, तो ट्रेंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और अगर हम ट्रेंड को समझने की बात करें कि किस तरह से समझें कि किसी स्टॉक का या किसी कंपनी का ट्रेंड है, तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मार्केट का सेंटीमेंट, कि मार्केट किस तरह से उसका सेंटीमेंट किस तरह से बदला है उस कंपनी के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट का जो सेंटीमेंट है क्या वो पॉजिटिव हो पाया है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, उस प्रोडक्ट के डिमांड्स बढ़ रहे हैं मार्केट में, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट ट्रेंड में आ रहा है। तो इस तरह से हम ट्रेंड को समझ सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का नेगेटिव न्यूज़ है या फिर किसी सेक्टर का नेगेटिव न्यूज़ है, तो हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी वो एक बाउंस है, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, वो गिर भी सकता है। अगर दूसरा तरीका देखें कि किस तरह से हम ट्रेंड को समझ सकते हैं, तो जब एक सस्टेनेबल अमाउंट, मतलब जब ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब ट्रेड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने लगे मार्केट में और वो इन्वेस्टमेंट सस्टेन्ड करें, यानी कि वो ऐसा ना हो कि मार्केट को बढ़ाने के लिए पैसे डालेगा और फिर निकाल गया, ऐसा ना हो। जब ज़्यादा तक पब्लिक विश्वास करने लगे मार्केट पे, वो ज़्यादा तैयार हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी एक सस्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ होता है, ये ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे बताते हैं कि ट्रेंड को समझने के लिए हमें उसके फंडामेंटल्स, कंपनी के फंडामेंटल को समझना बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, उसके ग्रोथ पोटेंशियल्स कैसे है, वो ग्रोथ ग्रोथ कैसे कर रही है, उसकी अर्निंग कैसी आ रही है, यानी पूरे फंडामेंटल्स, उस कंपनी के फंडामेंटल सिचुएशंस को पूरी अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे तरीके होते हैं जिसे हम समझ करके ये पता लगा सकते हैं कि जो कंपनी अभी रिकवर कर रही है, क्या वो ट्रेंड के थ्रू कर रही है या फिर उस कंपनी में एक बाउंस है। तो अगर हम ट्रेंड को समझकर और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ से हम अच्छा गेन कर सकते हैं। अब आगे अगर बात करते हैं कि बसंत महेश्वरी जी की, तो बसंत महेश्वरी जी अपना एक एग्ज़ाम्पल भी इस बुक में बताए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने 2009 में वोल्ट मैक्स, ब्लू स्टार इन सारी कंपनियों को लिया था और उस समय पे क्या हुआ था कि कुछ टाइम लग गया, यानी ये रिकवर करने में, ये काफ़ी टाइम तक बॉटम पे रिकवर करने में काफ़ी टाइम ली। लेकिन जब ये रिकवर करके आई तो एक पॉज़िटिव साइन लगा। बसंत महेश्वरी जी को लगा कि अब ये अच्छा करेगी। लेकिन कुछ ही महीनों में इसके प्राइसेस डबल ट्रिपल होने लगे। तब बसंत महेश्वरी जी को समझ में आया कि ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं या जो भी है, उसको जब उन्होंने प्रॉपर्ली एनालाइज किया तो उन्हें समझ में आया कि ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक बाउंस है। यानी ये कंपनी ट्रेंड में नहीं है, एक बाउंस के थ्रू, जंप के थ्रू ये अच्छा प्रॉफिट कर गई है या डबल या ट्रिपल हो गई है। तब बसंत महेश्वरी जी ने उन सारे स्टॉक को बेच दिया। तो इस तरह से हम ट्रेंड को समझ करके भी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जिन सेक्टर की बात बसंत महसू जी इस बुक में करते हैं कि वो कौन सी सेक्टर है जो सबसे पहले साइन देती है कि वो रिकवर कर सकती है, यानी जब मार्केट बुल फेज में इंटर करता है तो सबसे पहले रिकवरी देने वाली जो सेक्टर्स होते हैं, उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है ऑटो सेक्टर। अब ऑटो सेक्टर का क्या मतलब है, ऑटो कंपनी सबसे पहले रिकवरी देती है, इसका क्या मतलब है अगर इसे समझें, तो जब मार्केट बुरी तरह से गिर रहा होता है तो उस समय पे अगर कुछ लोग गाड़ी लेना भी चाहते हैं तो वो नहीं लेते हैं, क्योंकि एक निगेटिव चीज होता है, एक निगेटिव थॉट होता है। तो जब मार्केट रिकवर शुरू करना शुरू करता है तो सबसे पहले लोग गाड़ी बुक कराते हैं, यानी गाड़ियां खरीदते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो सेक्टर रिकवर करता है वो होता है ऑटो सेक्टर। दूसरा होता है बैंकिंग सेक्टर, यानी बैंकिंग की जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी उसमें कंपनी काम कर रही थी, वो सेकंड नंबर पे रिकवर शो करती है। यानी जब मार्केट बुल फेज में इंटर करता है या फिर मार्केट रिकवर करना शुरू करता है, तो सबसे पहले ऑटो सेक्टर, ऑटो कंपनी रिकवर करती है। उसके बाद बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग सेक्टर रिकवर करते हैं। आप समझते हैं कि जब बुल रन में बहुत सारी ऐसी लीडिंग कंपनी होती है जो बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा ग्रो करती है, लेकिन उनको काफी टाइम लग जाता है उस प्राइस को फिर से रीगेन करने में। यानी बुल रन में जितने प्राइस को वो छू पाती है या जितना प्राइस उनका पीक पे पहुंचता है,
उससे रीटच करने में या वहाँ तक पहुँचने में उन्हें काफ़ी वक़्त लग जाता है। जैसे बात करें अगर एसीसी की, तो एसीसी को 1992 में वो अपने पीक पे था, लेकिन जब उसको फिर से उस रेट को छूने में बहुत टाइम लग गया। वो 2005 में जाकर अपने पीक पे फिर से पहुँचा। उसी तरह से इन्फोसिस को 6 साल लग गए। ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ थी, विप्रो, भारती एयरटेल, इन सबको बहुत टाइम लग गया। अपने ओरिजिनल प्राइस पे जाने में, यानी कि उस पीक को छूने में। तो आखिर ये क्यों होता है? क्यों होता है कि किसी कंपनी को काफ़ी टाइम लग जाता है रिकवर शो करने में, अपने पीक पे पहुँचने में? तो इसके लिए बसंत महेश्वरी जी बहुत सारे चीज़ें बताते हैं। बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि जब स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे होते हैं, तो उस समय पे क्या होता है कि जो पीई होता है, वो भी गिरता है उसके साथ, पीई रेशियो वो भी गिरता है। लेकिन अगर देखा जाए ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर का, तो वो वहीं पे रहता है, वो गिरता नहीं है, बहुत तेज़ी से नहीं गिरता है। तो इस वजह से क्या होता है कि कंपनी अपना ग्रोथ भी शो कर रही होती है। अगर कंपनी में ग्रोथ भी हो रहे होते हैं, कंपनी में बहुत अच्छा पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ भी नज़र आ रहा हो, उसके बावजूद भी इसके पीई बहुत तेज़ी से गिरते रहते हैं। और पीई को रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। इस वजह से जो कंपनीज़ होती हैं, वो अपने एक्चुअल प्राइस तक, अपने एक्चुअल पीक तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। अगर दूसरे रीज़न की बात करें, तो जो लोग बहुत लंबे टाइम से ये देखे होते हैं कि स्टॉक के प्राइसेज़ किस तरह से गिर रहे होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस दिया देखा होता है, वो बहुत बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और जैसे ही रिकवरी फेज़ स्टार्ट होता है, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि जब रिकवरी फेज स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जब उनके वो रिकवर शो करता है, यानी जब जितने में उन्होंने स्टॉक खरीदे होते हैं, उससे थोड़ा भी रिकवर करता है, उन्हें जैसे ही थोड़ा भी गेन महसूस होता है, वो तुरंत स्टॉक को बेचते हैं और चैन की सांस लेते हैं। यानी वो उस स्टॉक को बहुत तेजी से बेचते हैं। तो ये एक भी कारण होता है कंपनी को पीक पे बहुत टाइम लगने का, पहुँचने में। तीसरा जो कारण होता है कि जब कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफ़िट गेन कर रही होती है, बहुत अच्छा कर रही होती है, तो उस समय पे क्या होता है कि दूसरी जो कंपनीज़ होती हैं, उनको दिखता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कर रही है और उस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए नई-नई कंपनियाँ मार्केट में आती हैं, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, प्रॉफ़िट मार्जिन घट जाता है। यानी एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने की वजह से वो कंपनी उस तरह से अपने प्राइसेज़ को बढ़ा नहीं पाती है या उस तरह से वो ग्रो नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसे वक़्त लगता है अपने उस पीक पर पहुँचने में। उसी समय पे क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जिन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, वो अपने स्टॉक को, अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्योंकि उनको लगता है ये कंपनी लीडर है, ये कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। तो वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अच्छे गेन के लिए। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बायर होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम लोग हो जाते हैं स्टॉक को बाय करने के लिए। इसलिए उस कंपनी पे जो ओनरशिप है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और चूँकि बायर बहुत कम हो जाते हैं, इस वजह से स्टॉक के प्राइसेज़ बढ़ नहीं पाते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से जो कंपनी बुल रन में बहुत अच्छा शो की रहती है, जिसका एक पीक जो एक बहुत अच्छा पीक गेन की होती है, उसको रिकवर करने में कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें बसंत महेश्वरी जी ने बॉटम को कैसे आइडेंटिफ़ाई करने में बताया है। लेकिन उसके साथ-साथ बसंत महेश्वरी जी कुछ राय या कुछ सजेशंस भी लोग देते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कभी भी अपने जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। अपनी कंपनी को या अपने स्टॉक को डाइवर्सिफ़ाई रखिए। उसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें किसी कंपनी में, तो कंपनी के फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से समझें। उसको थोड़ा वक़्त दें, अच्छे से एनालाइज़ करें, उसे समझें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें किसी भी कंपनी में। उसके अलावा वो कहते हैं कि हमेशा ट्रेंड को समझें, ट्रेंड किस तरह से चल रहा है और जिस तरफ क्राउड चल रही है, उस क्राउड को फ़ॉलो करें। जब तक एक क्लियर साइन नहीं हो कि जो ट्रेंड है वो रिवर्स करने वाला है। यानी बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा बारीकी से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। यानी एक प्रॉपर एनालिसिस ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले जब कंपनी बॉटम पे होती है। क्योंकि कई बारी बहुत सारी कंपनियाँ जो होती हैं, जो बुल रन में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म की होती हैं। यानी उनके फ्यूचर के जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, उनके फ्यूचर के जितने भी ग्रोथ या जो भी होते हैं, वो बहुत अच्छा होते हैं। उस बेसिस पे हम अभी वो कंपनी चूँकि बॉटम पे आई है, उस बेसिस पे ताकि उसके प्राइसेज़ घटे एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर, इस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कंपनी को थोड़ा वक़्त देना है, समझना है और प्रॉपर्ली फंडामेंटली उसको एनालाइज़ करना है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई रखना है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। और ट्रेंड को बहुत अच्छे से समझना है। अगर कंपनी का ट्रेंड अच्छा है, तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रो करेगी और एक अच्छा प्रॉफ़िट बना के देगी। तो ये था इस वीडियो का अंत, किस तरह से बॉटम को आइडेंटिफ़ाई करें। जितना मैं समझ पा रही हूँ इस चैप्टर को या इस बुक को पढ़ के, उतना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यानी ये मेरी लर्निंग है, मैं उस चैप्टर को किस तरह से समझ पा रही हूँ, कितना समझ पा रही हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये बुक वाक़ई मैंने जब पढ़ा है, जितना मैंने सीखा है अभी तक की लर्निंग में, ये बुक वाक़ई बहुत अच्छा है। बहुत चीज़ें सिखाता है हमें ये बुक, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें इस बुक से। स्पेशली अगर मेरी बात की जाए तो एज़ ए न्यू इन्वेस्टर मैं भी एक इस फ़ील्ड में नई हूँ, सीख रही हूँ फाइनेंशियल की चीज़ों को, तो मेरे लिए ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। ये बुक मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जैसे अगर सीखने की बात करें, तो जब शुरुआत में मैं इन्वेस्टमेंट करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि अ, किसी भी सेक्टर में कहीं पे अगर इन्वेस्ट कर रही हूँ, अगर पोर्टफोलियो 10% या 20% भी गिरता था, तो एक अजीब-सा पैनिक सा लगता था, ऐसा लगता था कि अब क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए शेयर के साथ। लेकिन अभी तक मैंने जितने इनके चैप्टर्स पढ़े हैं, एक चीज़ तो मेरे अंदर जो आई है वो है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और 10% 20% पोर्टफोलियो गिरने से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करते रहता है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई रखना और लॉन्ग टाइम तक हमें इन्वेस्ट करना है। तो मेरे माइंड से जो सबसे पहला चीज़ निकला है अभी तक जितना मैंने चैप्टर पढ़ा है, वो है फ़ियर। यानी अब मुझे उतना डर नहीं लगता है जब मेरा पोर्टफोलियो फ्लक्चुएट करता है। तो इस अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ से देखें तो जितना मैं लर्न कर पा रही हूँ, जितना मैं सीख पा रही हूँ, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और आपका कोई सुझाव हो या कोई राय देना चाहते हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप अगर मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सिखा सकते हैं। थैंक यू।